हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का हमारे नए चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लाइकेन के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने लाइकेन के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग लाइकेंस के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लाइकेंस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो पहले उसको देख ले, उसके बाद में सेकंड लेक्चर को ज्वाइन करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, सभी लोग ये जानते हैं कि ये जो लाइकेंस होते हैं वो बहुत ही खास प्रकार के पौधे होते हैं और उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी खास प्रकार का होता है। तो देख लेते हैं कैसा रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस, यानी कि लाइकेंस में जनन जो होता है उसकी बात हम लोग करेंगे। लाइकेंस जो होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार से या थ्री मेथड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। पहला जो मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि पहले ये तीन मेथड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये वेजिटेटिव भी करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। हम लोग पहले इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। देखेंगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है और उसमें किस प्रकार के हमको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है सबसे पहले वाई फ्रेगमेंटेशन मेथड। फ्रेगमेंटेशन मेथड का मतलब होता है विखंडन विधि, यानी कि जिसमें ऐसी विधि जिसमें विखंडन हो रहा हो, खंड हो रहे हों। आप लोग जानते हैं कि जो लाइकेन थैलस होते हैं वो नॉर्मली रूप से ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर या तो वहाँ पर हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं या फिर ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कम होता है। तो ऐसे एरिया में जहाँ पर लाइकेन थैलस पाए जाते हैं उन पर किसी भी प्रकार की जियोग्राफिकल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण उनको कोई एक्सीडेंटल प्रोसेस के द्वारा, वो किसी प्रकार के एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा अगर कई भागों में टूट जाते हैं, यानी कि एक लाइकेन थैलस के कई फ्रेगमेंट बन जाते हैं, कई टुकड़े हो जाते हैं, तो उनमें से प्रत्येक फ्रेगमेंट अपने आप को जर्मिनेट करके अपने आप को फिर से क्या करता है, एक नई लाइकेन थैलस की बॉडी को बना सकता है। तो इस प्रकार का जो मेथड होता है वो फ्रेगमेंटेशन मेथड कहलाता है, विखंडन विधि कहलाता है। दूसरा मेथड यहाँ पर दिया गया है बाइसोरिडिया। सोरिडिया एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि लाइकेन थैलस की अपर सरफेस पर एक आउट ग्रोथ के रूप में, एक आउट ग्रोथ बड के रूप में लगा होता है। एक बात यहाँ पर खास यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सोरिडिया के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और आइसीडिया के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन बहुत सारी बुक्स में ये जो सोरिडिया और आइसीडिया का रिप्रोडक्शन का टाइप है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बहुत सारी बुक्स में मैंने चेक किया है तो उसमें मिला है, लेकिन एक्चुअल में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो ये जो सोरिडिया होते हैं वो एक वर्ड लाइक आउटग्रोथ होते हैं और ये ग्रीनिश वाइट कलर के आउटग्रोथ के रूप में हमको दिखाई देते हैं। इनमें अंदर की ओर एल्गल सेल होती है और उसको चारों तरफ से घेरे हुए फंगल फिलामेंट हाइफी होते हैं जो एल्गल सेल को चारों ओर से कवर्ड किए रहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपको, ये लाइकेन का मेन थैलस है और इसकी सरफेस के ऊपर ये जो इसकी आउटर सरफेस होती है यहाँ पर ये जो है, ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है सोरिडिया। ये जो सोरिडिया होते हैं बहुत ही खास होते हैं और जब ये किसी लाइकेन थैलस की बॉडी के ऊपर निकल आते हैं तो ये हवा के थ्रू या किसी अन्य प्रकार के प्रोसेस के थ्रू इससे डिटेच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और जिस जगह पर ये गिरते हैं वहाँ पर ये अपने आप को जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने पर ये क्या करते हैं, एक नई लाइकेन थैलस की बॉडी को बना लेते हैं। दूसरा यहाँ पर एक मेथड होता है
बाइसोरी आइसीडिया। आइसीडिया भी एक प्रकार के आउटग्रोथ के रूप में स्ट्रक्चर होती है। ये भी लाइकेन थैलस की अपर सरफेस के साथ जुड़ी रहने वाली एक स्ट्रक्चर होती है और ये ग्रेइश ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी एल्गल और फंगल फिलामेंट्स होते हैं, एल्गल सेल्स होती हैं, फंगल हाइफी होते हैं, उन दोनों का बना हुआ आइसीडिया होता है और ये अलग अलग आकृति का हो सकता है, स्केल लाइक हो सकता है, ठीक है, ये मूंगा के समान हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये रॉड शेप्ड हो सकता है। और ये क्या होता है, ये जब किसी भी लाइकेन थैलस की बॉडी से डिटेच हो जाता है और ये किसी जगह पर गिर जाता है, वहाँ पर जाकर अपने आप को जर्मिनेट करके एक नई लाइकेन थैलस की बॉडी को बना लेता है। ये देखिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आइसीडिया के स्ट्रक्चर है। ये देखिए एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक आउट ग्रोथ के रूप में निकलती है और ये इस तरीके से डिटेच हो जाता है किसी लाइकेन थैलस से। ये अलग हो गया और ये जहाँ पर भी गिरेगा वहाँ पर गिरने पर क्या करेगा, अपने आप को जर्मिनेट करेगा फेवरेबल कंडीशंस में। जब अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तब अपने आप को जर्मिनेट करेगा और एक नया लाइकेन थैलस बॉडी बना लेगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले मेथड के बारे में जिसको हम लोग कह देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखा हुआ है अलैंगिक जनन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाइपिक्निडिया, इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ पिक्निडियो स्पोर्स। अब ये मेथड क्या होता है, पिक्निडियो स्पोर्स क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है लाइकेन थैलस की बॉडी में पिक्निडिया, और पिक्निडिया के अंदर जो है पिक्निडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। जब ये स्पोर्स पिक्निडिया के द्वारा बाहर निकलकर किसी सरफेस पर पहुंचते हैं, किसी ज़मीन पर गिर जाते हैं या किसी अन्य सरफेस पर पहुंचते हैं तो अपने आप को जर्मिनेट करते हैं और एक फंगल हाइफी का निर्माण कर लेते हैं। और जब ये फंगल हाइफी किसी सुटेबल एल्गी के कांटेक्ट में आता है, किसी सुटेबल एल्गी, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो सकता है, सियानोफाइसी का मेंबर यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के कांटेक्ट में आ सकता है, तब ये वहाँ पर उसके साथ में एसोसिएशन करता है और एसोसिएशन करने के बाद में ये एक नए लाइकेन थैलस की बॉडी को बना लेता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो यहाँ पर पिक्निडिया के द्वारा या पिक्निडियो स्पोर्स के द्वारा होता है। इसके अलावा यहाँ पर लाइकेन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सिफेलोडिया फॉर्मेशन। एक्चुअल में कुछ बुक्स में जो सिफेलोडिया होता है वो भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये विशेष प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये लाइकेन थैलस की अपर सरफेस से जुड़ा हुआ एक कठोर स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर एल्गल सेल्स होती हैं, फंगल हाइफी होते हैं और चारों ओर से ये एल्गल सेल्स और फंगल हाइफी जो होते हैं वो एक कॉर्टेक्स के आवरण के द्वारा घिरे रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइकेन का मेन थैलस है, इसमें एल्गल सेल्स हैं, फंगल हाइफी हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर क्या होता है, एक इस तरीके से एक सिफेलोडिया होता है जिसके अंदर एल्गल सेल्स होती हैं, फंगल हाइफी होते हैं इस तरीके से। और इसमें एक खास बात ये होती है कि जो लाइकेन का मेन थैलस होता है उसमें जो एल्गल सेल्स और फंगल हाइफी का आकृति देखने में हमको दिखाई देता है उससे डिफर टाइप का यहाँ पर सिफेलोडिया के अंदर एल्गल सेल्स और फंगल हाइफी हमको दिखाई देते हैं। यानी कि दोनों के साइज में अंतर हो सकता है, दोनों को जब हम लोग देखते हैं तो समझ सकते हैं कि सिफेलोडिया के अंदर पाए जाने वाली एल्गल सेल्स और फंगल हाइफी होंगे और ये उसके मेन थैलस के अंदर पाए जाने वाले एल्गल सेल्स और फंगल हाइफी होंगे, जबकि इनका जो वर्क है, इनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। आगे हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि लाइकेन थैलस जो होता है उसमें एक लैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन यहाँ पर खास होता है। देखिए लिखा हुआ है ओनली फंगल कंपोनेंट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो लाइकेन थैलस में पाए जाने वाले फंगल कंपोनेंट्स होते हैं वही सिर्फ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, एल्गल कंपोनेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। और लाइकेन थैलस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो क्लास एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के समान होता है, क्योंकि आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि जितने भी लाइकेंस होते हैं उनमें से मोस्टली जो लाइकेंस होते हैं वो एस्कोलाइकेंस होते हैं, यानी कि उनमें जो फंगल कंपोनेंट होता है वो क्लास एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। तो इस कारण यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके समान होगा? क्लास एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के समान होगा। देखिए यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं लाइकेन थैलस के अंदर, इसमें जो है मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो स्पर्मोगोनिया के रूप में होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो कार्पोगोनिया के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी वहाँ पर पाए जाएंगे। तो दोनों की बात करेंगे हम लोग। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का। ये जो आपको पहला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका है स्पर्मोगोनिया का या स्पर्मोगोनियम का, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन का। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है ये है कार्पोगोनियम या कार्पोगोनिया का, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसमें देखिए ये जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसमें ये स्पर्मेटिया पाए जाते हैं। यहाँ पर स्पर्मेटिया जो होते हैं वो मेल गेमीट्स होते हैं, जिनको हम लोग स्पर्मेटियम भी कह सकते हैं, स्पर्मेटिया भी कह सकते हैं, और ये प्रकार के मेल गेमीट्स होते हैं। और यहाँ पर जो होता है कॉर्टेक्स हमको दिखाई देता है, एल्गल सेल्स होती हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं एल्गल सेल आपके लाइकेन थैलस में वो सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। लेकिन जो सबसे खास स्ट्रक्चर होती है वो स्पर्मेटिया के रूप में या मेल गेमीट के रूप में होती है। दूसरा जो पार्ट होता है यानी कि दूसरा जो सेक्स ऑर्गन होता है उसमें जो सबसे खास स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर ये देखिए क्वाइल्ड स्टेज में एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है जिसको हम लोग एस्कोगोनियम कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है वो एल्गल जोन में पाई जाती है, यानी कि जो लाइकेन थैलस का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है कार्पोगोनियम जो होता है उसमें जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है वो एस्कोगोनियम के रूप में होती है, और ये जो है एल्गल जोन में पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक इलोंगेटेड पार्ट पाया जाता है, ये लंबा पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग ट्राइकोगाइन कहते हैं। और जो ट्राइकोगाइन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? कॉर्टेक्स वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, कॉर्टेक्स वाले भाग में पाया जाता है और कॉर्टेक्स वाले भाग के ऊपर भी निकल जाता है जो कि ट्राइकोगाइन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे खास बात यहाँ पर यह होती है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं लाइकेन थैलस में वो पास पास में ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, एक ही जगह पर डेवलप हो जाते हैं कुछ दूरी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्पर्मेटिया होते हैं यहाँ पर वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिस जगह से स्पर्मेटिया बाहर निकलते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओस्टियोल। ओस्टियोल यानी कि यहाँ से स्पर्मेटिया बाहर निकलेंगे, एक छिद्र के समान संरचना होती है जिसको हम लोग कह देते हैं ओस्टियोल। और यहाँ से ये जो स्पर्मेटिया होते हैं वो ट्राइकोगाइन वाले भाग पर पहुँचते हैं। ट्राइकोगाइन वाले भाग पर जब स्पर्मेटिया पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो ट्राइकोगाइन होती है वो थोड़ी सी लिसलिसी होती है, बिल्कुल चिपकने के समान संरचना होती है। तो वहाँ पर जाकर स्पर्मेटिया चिपक जाते हैं और कुछ एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो ट्राइकोगाइन की सेल वॉल होती है वो क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है। और डिजॉल्व होने पर क्या होता है, जो स्पर्मेटिया यानी कि मेल गेमीट का न्यूक्लियस होता है वो ट्राइकोगाइन यानी कि यहाँ से होते हुए कहाँ पर पहुँच जाता है, इस क्वाइल्ड संरचना में यहाँ पर कहीं पर पहुँच जाता है। और जब ये यहाँ पर क्वाइल्ड संरचना में पहुँचता है, ये वाला भाग जो क्या कहलाता है, एस्कोगोनियम। और एस्कोगोनियम में क्या कहलाता है, वहाँ पर एग न्यूक्लियस पाया जाता है। और जहाँ पर स्पर्मेटिया का न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इस प्रोसेस को यहाँ पर हम लोग कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि एस्कोगोनियम वाले भाग में मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जो है फ्यूज हो जाते हैं।
फ्यूज होने पर क्या होता है, कुछ जो है जैसे ही मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं उसके बाद में एस्कोजीनस हाइफी का निर्माण होता है, एक नई संरचना बनती है एस्कोजीनस हाइफी। जो एस्कोजीनस हाइफी होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और कुछ समय बाद में एस्कोजीनस हाइफी क्या करते हैं, एस्कस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और एस्कस का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है, उसमें पहले मियोसिस के द्वारा डिवीजन होता है, फिर माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होता है। यानी कि मान के चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक एस्कस है, इसके द्वारा पहले मियोसिस होगा यानी कि एक सेल से 4 सेल्स बनेंगी, फिर इसमें माइटोसिस हो जाएगा, फिर इसमें एक सेल से 2 बन गई इस तरीके से, तो यानी कि 4 से 8 सेल्स बन जाएंगी। ये जो 8 सेल्स हैं, ये जो 8 सेल्स हैं वो एक नई संरचना में कन्वर्ट हो जाएंगी जिनको हम लोग कहेंगे एस्कोस्पोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एस्कस के द्वारा 8 एस्कोस्पोर्स निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, और जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर जो है जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, कार्पोगोनियम जो होता है, उससे बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने पर किसी सॉइल की सरफेस पर, लकड़ियों की सरफेस पर जहाँ पर भी गिरते हैं और उनको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो अपने आप को जर्मिनेट करते हैं और फंगल हाइफी का निर्माण कर लेते हैं। और जब फंगल हाइफी का निर्माण हो जाता है ऐसे, फिर वो किसी सुटेबल एल्गी के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो ग्रीन एल्गी हों चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हों, उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनके साथ एसोसिएशन करते हैं और एक नए लाइकेन थैलस का निर्माण कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मोगोनियम के रूप में होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम के रूप में होता है। जो मेल सेक्स का ऑर्गन होता है उसमें स्पर्मेटिया के रूप में मेल गैमीट्स बनते हैं जो कि ओस्टियोल के द्वारा बाहर निकलते हैं, और कार्पोगोनियम में एक एक्वाइल्ड भाग होता है जो कि एस्कोगोनियम के रूप में होता है, और एक इलोंगेटेड भाग होता है जो कि ट्राइकोगाइन के रूप में होता है। एस्कोगोनियम वाले भाग में जो कि क्वाइल्ड भाग होता है उसमें फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल पाई जाती है। अब क्या होता है, जो स्पर्मेटिया होते हैं वो ट्राइकोगाइन पर पहुंचते हैं। ट्राइकोगाइन पर पहुंचने पर वहां पर कुछ इंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा उसकी सेल वॉल को डिजोल्व करके उसके अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने पर एस्कोगोनियम वाले भाग में पहुंचकर एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने पर क्या होता है, एस्कोजीनस हाइफी बनते हैं। एस्कोजीनस हाइफी कुछ समय बाद में क्या होते हैं, एस्कस में परिवर्तित हो जाते हैं, और एस्कस में पहले मियोसिस डिवीजन होता है, एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, फिर उसमें उन चारों सेल्स में माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होता है, 4 सेल से 8 सेल्स बनती हैं, और जो 8 सेल्स होती हैं वो एस्कोस्पोर्स कहलाती हैं। और जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन से बाहर निकलकर कहीं सॉइल की सरफेस या किसी सरफेस पर पहुंचते हैं और फंगल हाइफी का निर्माण करते हैं, और जब वो किसी एल्गल सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो एक नए लाइकेन थैलस का निर्माण कर लेते हैं। ये पूरी कहानी होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम लोग इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि लिखा हुआ है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, यानी कि लाइकेंस का आर्थिक महत्व। लिखा हुआ है लाइकेंस एज फूड, लाइकेंस का भोजन के रूप में उपयोग। देखिए एक लाइकेन का नाम लिखा गया है यहाँ पर, पारमीलिया। पारमीलिया एक लाइकेन होता है, बहुत ही कॉमन और बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक लाइकेन होता है, जो कि मनुष्यों के लिए, ह्यूमंस के लिए भोजन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। बहुत सारे साउथ इंडियन एरियाज़ में बहुत सारे लोग पारमीलिया को भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, और बहुत सारी अन्य फॉरेन कंट्रीज़ में, इंडोनेशिया, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है पारमीलिया को भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। और मनुष्यों के लिए ही नहीं लाइकेन इम्पॉर्टेंट होता है, मनुष्यों के अलावा जानवरों के लिए भी ये लाइकेंस जो होते हैं वो भोजन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है क्लेडोनिया रेंजिफेरा, सिट्रेरिया आइसलैंडिका। ये 2 ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में चारे के रूप में उपयोग किए जाती हैं।
बहुत सारे रेंडियर्स, बहुत सारे हॉर्सेस और कुछ अन्य जानवर जिनके लिए इस प्रकार के लाइकेन की कुछ स्पीसीज जो है भोजन के रूप में उपयोग किए जाती हैं। बहुत सारे ऐसे जियोग्राफिकल एरिया विश्व में हैं जहाँ पर लगभग 12 महीने वहाँ पर बर्फ़ जमा रहता है और उस कंडीशन में लोगों को जानवरों को खिलाने के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए भोजन नहीं अवेलेबल होता है। तो उस कंडीशन में क्योंकि बर्फीली जगह पर जो लाइकेंस होते हैं वो अच्छी मात्रा में हाई अमाउंट में ग्रो करते हैं, तो उन कंडीशंस में यानी कि बर्फीली कंडीशंस में जहाँ पर बर्फ़ की एक परत जम जाती है, बहुत सारा रसियन कंट्री में, रूस के कुछ एरियाज़ में, बहुत सारे भारत के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो है लाइकेंस को जानवरों के लिए भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है लाइकेंस एज मेडिसिन, लाइकेंस का औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाता है। लिखा हुआ है सम स्पीसीज ऑफ असनिया एंड क्लेडोनिया इज फॉर्म्ड असनिक एसिड। लाइकेंस में कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि असनिया का नाम दिया गया है, क्लेडोनिया का नाम दिया गया है। ये कुछ लाइकेंस की ऐसी स्पीसीज हैं जिनके द्वारा असनिक एसिड हमको प्राप्त होता है। असनिक एसिड एक ऐसा लिक्विड मटेरियल होता है जिसके द्वारा कई सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं जो कि बहुत सारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ में फ़ायदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा लाइकेंस के द्वारा बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं जो कि आपके पीलिया जैसे जॉइंटिस जिसको हम लोग कह सकते हैं उन रोगों में फ़ायदा करती हैं। स्किन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनका हो जाता है। तो ओवरऑल हम देखें तो लाइकेंस जो है मेडिसिन के रूप में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। एक पॉइंट दिया गया यहाँ पर लाइकेंस आर हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। लाइकेंस जो है मृदा निर्माण में, सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं कि लाइकेंस जो होते हैं वो सेक्सिकोलस नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्सिकोलस का मतलब क्या होता है? ऐसे लाइकेंस जो कि चट्टानों और पत्थरों की सरफेस पर उगते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लाइकेंस चट्टानों और पत्थरों की सरफेस पर उगते हैं और वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं चट्टानों और पत्थरों की सरफेस पर। और वो जो ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं वो चट्टानों की और पत्थरों की अपर सरफेस के साथ में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। और ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे जब पत्थर और चट्टानें छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं तो उनके द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बच्चों, लाइकेंस इज यूज्ड इन मेकिंग डाई। बहुत सारी डाई बनाने में लाइकेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है रामालिना एंड इवर्निया। ये कुछ ऐसी लाइकेंस की स्पीसीज हैं जिनके द्वारा डाई को बनाया जाता है। और इसके अलावा इन्हीं स्पीसीज से लाइकेंस इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम, यानी कि रामालिना और इवर्निया की स्पीसीज को क्या किया जाता है, डाई बनाने में और परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग बहुत सारे ऐसी स्ट्रक्चर्स देखते होंगे जैसे कि हम लोग धूप बत्ती रखते हैं, हवन में हवन सामग्री जो होती है, बहुत सारे अन्य जो सुगंधित आइटम्स होते हैं उनमें इस प्रकार की लाइकेन की स्पीसीज का उपयोग करके उनको तैयार किया जाता है, उनको बनाया जाता है। एक जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिखा हुआ है लाइकेंस इज अ इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि लाइकेंस जो होते हैं वो वायु प्रदूषण को रिप्रेजेंट करते हैं या उसके इंडिकेटर होते हैं। जो भी जियोग्राफिकल एरियाज इंडिया में और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, वहाँ पर अगर एयर पोल्यूशन का लेवल हाई होगा तो उस एरिया में जो लाइकेंस होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं। बहुत सारी गैसेस को समझ लेते हैं, अपने अंदर उसके नेचर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसके कारण ये सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में ग्रो करते हैं जिन एरियाज़ में पोल्यूशन का लेवल कम होता है। खासकर जो एयर पोल्यूशन होता है उसका लेवल बहुत कम होता है और उस एरिया में जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी परसेंटेज एक एवरेज परसेंटेज में हो, यानी कि वहाँ पर लगभग
33% से भी अधिक फ्लोरा पाया जाता हो। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट टाइम में जो इवोल्यूशन चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, उस प्रोसेस में बहुत सारे पौधों को डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, बहुत सारी अन्य एक्टिविटीज़ भी की जा रही हैं जिसमें पौधों को काटा जा रहा है और वेजिटेशन जो है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो अगर आप इंडिया की बात करें तो आप यूपी में हम लोग रहते हैं, यूपी में आप लोग बहुत सारे एरियाज़ में लाइकेंस को देख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लाइकेंस को आइडेंटिफाई करना है तो आप उत्तराखंड में नैनीताल के कुछ एरियाज़ में जा सकते हैं, बहुत सारे अन्य हिली एरियाज़ में जा सकते हैं जहाँ पर आपको लाइकेंस बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो लाइकेंस का आपका ओवरऑल टॉपिक है वो यहाँ पर फिनिश होता है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं और जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए टॉपिक बहुत ही रिलायबल हो सकता है। तो थैंक यू सो मच सभी का। बाकी सारी वीडियोस कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में अपलोड की जा रही हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं।